Dear students, I am Dr. Vivaka Verma. This class we will start with a new chapter of class 10th, that is life process. All the activities, all the activities responsible for normal functioning of an organism is known as life processes. वह सभी एक्टिविटीज जो कि शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, सामान्य फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, उसी को मैं लाइफ प्रोसेस बोलता हूँ। लाइफ प्रोसेस इंक्लूड द न्यूट्रिशन. लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स द several activities such as nutrition, excretion, respiration, blood circulation, etc. लाइफ प्रोसेस डिफरेंट एक्टिविटीज शो करता है. रिप्रोडक्शन है, तमाम चीजें हैं. वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग चैप्टर. तो सबसे पहले हम लोग ने डिफिनेशन के बारे में देखा लाइफ प्रोसेस के. ऑल द एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स several activities such as nutrition, excretion, respiration, blood circulation, reproduction, etc. Now we will discuss about each of the life processes, each of the activities that involve the life processes. अब हम एक एक्टिविटीज के बारे में, एक लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन. पहला हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में. यानी UTRITION, न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. न्यूट्रिशन मतलब भोजन के लेने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं. भोजन लेना है. अगर सभी लोग अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भोजन लेते हैं, दे टेक द फूड. इवन द non-living things, they require something for their normal activity, such as a car or bike. We go at the petrol pump and we take fuel in it. उसके अंदर हम फ्यूल लेते हैं. फ्यूल से ही वो गाड़ी चलती है, बाइक या मोटर बाइक या कार चलती है. इसी तरीके से हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है. तो न्यूट्रिशन हम लोग भोजन लेते हैं क्यों? एनर्जी के लिए. वी टेक फूड. आवर फूड इन्वॉल्व्स 3 सब्सटेंसेस. हमारी फूड में 3 चीजें पाई जाती हैं. प्रोटीन, protein and lipid. Our food involves mainly 3 substances, that is carbohydrate, protein and lipid. हमारे फूड में मेनली 3 चीजें पाई जाती हैं. पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड. Our food involves mainly 3 substances, that is carbohydrate, protein and lipid. If the ratio of carbohydrate, protein and lipid is 1 is 4:1:1, or
3:1:1, then if the ratio of carbohydrate, protein and lipid, carbohydrate, protein and lipid, ratio of carbohydrate, protein and lipid is 4:1:1 or 3:1:1, then such a food is known as balanced diet. Balanced diet, BALANCE, balanced diet, DIET diet. फिर से बैलेंस डाइट समझ लेते हैं। हमारा भोजन 3 चीज मेनली इन्वॉल्व करता है। कौन कौन सा? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड। हमारा भोजन मेनली 3 चीज इन्वॉल्व करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो 4:1:1 हो या 3:1:1 हो, तो ऐसे भोजन को मैं बैलेंस डाइट बोलता हूं। बैलेंस डाइट क्या हो गया? बैलेंस डाइट यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो हमारे बॉडी में 4:1:1 हो या 3:1:1 हो, तो ऐसे डाइट को मैं बैलेंस डाइट बोलता हूं। ऐसे डाइट को मैं बैलेंस डाइट बोलता हूं। हमारा भोजन मेनली 3 चीजों का बना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इसके बाद वाटर वगैरह तो है ही, वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन है। मेनली 3 चीज से बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। इफ द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड इज 4:1:1 और 3:1:1, then such food is known as balanced diet. अब हम ये कार्बोहाइड्रेट लेते क्यों हैं, प्रोटीन लेते क्यों हैं या लिपिड लेते क्यों हैं, भोजन में क्यों है ये हमारे, हम इसको क्यों लेते हैं? इसको लेते हैं, मैं भोजन को लेता हूं या कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को लेता हूं, इसलिए लेता हूं ताकि वो मुझे एनर्जी दे। एनर्जी, टू टेक एनर्जी फ्रॉम इट। एनर्जी पाने के लिए हम लोग उसको लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की मोनोमर यूनिट्स एक साथ पाए जाते हैं एंड दे आर उनके बीच में कार्बोहाइड्रेट की छोटी छोटी यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और ये बना लेती कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरीके से जब प्रोटीन होती, प्रोटीन भी छोटी छोटी यूनिट की बनी हुई होती है और उस यूनिट में भी एक बॉन्ड पाया जाता है। लिपिड भी छोटी छोटी यूनिट की बनी हुई होती है और उन यूनिट्स में बॉन्ड पाया जाता है। उस यूनिट्स में बॉन्ड पाया जाता है। जब हम खाते हैं, खाने के बाद डाइजेशन करते हैं, पचाते हैं, डाइजेशन करते हैं। जब हम डाइजेशन करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। जब ये बॉन्ड टूटता है, कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड पाते हैं जब वो टूटता है, या प्रोटीन के बॉन्ड में जो बॉन्ड, प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड पाते हैं वो टूटता है, या लिपिड के बीच में जो बॉन्ड पाते हैं वो टूटता है। इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड पाते हैं जब वो टूटते हैं देन वी गेट एनर्जी। 3 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बीच में बॉन्ड पाते हैं। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। मैं बॉन्ड के बारे में ही बात कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया था। कौन सा बॉन्ड पाया था? कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक bond present in the carbohydrate is glycosidic bond. Bond present in the protein is peptide bond. प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। bond present in the lipid is the ester bond. लिपिड में कौन सा बॉन्ड पाएगा? ईस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन द लिपिड इज ईस्टर बॉन्ड। तो मैं बता रहा हूं, फूड, आवर फूड कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड।
हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेनली कंसिस्ट करता है, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। If the ratio of carbohydrate, protein and lipid, carbohydrate, protein and lipid is 4:1:1 or 3:1:1, then our food is known as balanced diet. Balanced diet का definition आपको याद करना है। अब दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड पाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, याद रखना है। प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। लिपिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है। When these bonds are broken down, then we get energy. This energy is in the form of ATP. ये एनर्जी जो मिलती है, ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगा, और ये एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगा? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में एनर्जी मिलती है? ये एनर्जी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडेनोसिन है और एडेनोसिन से एक फॉस्फेट जुड़ा, दूसरा फॉस्फेट जुड़ा और तीसरा भी फॉस्फेट जुड़ा। एडेनोसिन से जब 3 फॉस्फेट जुड़ा होता है, उसी को मैं बोलता हूं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगा। एडेनोसिन कौन से फॉर्म में मिलता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है। एक एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडेनोसिन के साथ 1 2 3 फॉस्फेट आर जॉइंड टुगेदर, हेंस such energy is known as एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार के इसको मैं एनर्जी ऐसे को मैं बोलता हूं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी है, इसके अंदर इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर है। इन दिस बॉन्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे एनर्जी देगा? इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये बॉन्ड कैसे मुझे एनर्जी देगा? जब एटीपी है, एटीपी को, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटीपी को एक एडीपी में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा एडीपी। एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट अलग से, ये आईपी जोड़ दे रहा हूं, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पर ये जो है, यहां पर क्या हो गया? यहां पर 2 फॉस्फेट, यहां पर एक फॉस्फेट अकेले है। जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो मुझे एनर्जी मिल रही है। बात ये है कि एस्टर बॉन्ड में भी एटीपी वाले बॉन्ड पाए जाते हैं, और एटीपी वाले बॉन्ड जब टूटते हैं, एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होगा, एक बॉन्ड टूट गया, यहां से एनर्जी मिली। सिमिलरली ये एडीपी भी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। एडेनोसिन के साथ में एक ही फॉस्फेट पाया जा रहा है, एक फॉस्फेट फिर से अलग हो गया। अब क्या हो गया? ये एएमपी में कन्वर्ट हो गया, एएमपी में कन्वर्ट हो गया। ये वाला बॉन्ड फिर से टूट गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा है, ये वाला बॉन्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक बॉन्ड टूट गया, एक फॉस्फेट अलग हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना। 2 ही फॉस्फेट है, एडेनोसिन के साथ 2 ही फॉस्फेट है, इसलिए बोल रहा हूं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक अलग हो गया। टूट गया ये वाला बॉन्ड, क्योंकि 3 था, टूट गया, यहाँ एनर्जी मिला। ये 2 था, 2 भी टूट गया, यहां पर ये अलग हो गया, एनर्जी मिला। बॉन्ड टूट गया, एनर्जी मिला। टूटेगा बॉन्ड तो एनर्जी मिलेगा। इस तरीके से यहां पर एएमपी बन गया। तो एनर्जी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, और उस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में बॉन्ड पाता है। प्रोटीन में बॉन्ड पाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, और लिपिड में ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। इन्हीं बॉन्ड में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब मैं कह रहा हूं जब ये टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा। जब प्रोटीन के बीच में बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड या फैट के बीच में बॉन्ड जब टूटेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगा। ये टूटेगा कैसे?
टूटेगा कैसे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल इज नॉन एज डाइजेशन। डाइजेशन की मदद से डाइजेशन होगा, पचाया जाएगा, प्रोटीन को पचाया जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा, फैट को पचाया जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा और बहुत एनर्जी मिलेगी। सभी बॉन्ड को तोड़ना है और एनर्जी मिलेगी। जो नहीं टूटा दैट मीन्स इट इज नॉट डाइजेस्टेड। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज, अगर मैं केमिकल फॉर्म में डाइजेशन की बात करूं, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उन्हीं के ब्रेकडाउन को मैं डाइजेशन बोल रहा हूँ। एक केमिस्ट्री के सेंस में है, बायोलॉजी के सेंस में नहीं। बायोलॉजी क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बड़ा वाला कार्बोहाइड्रेट है, इतना बड़ा कार्बोहाइड्रेट, ये बॉन्ड टूट गया, ये छोटा वाला कार्बोहाइड्रेट बन गया, इसको डाइजेशन बोले। ये बड़ा वाला प्रोटीन है, इसको ऐसे ऐसे टूट गया और ऐसे ऐसे टूट गया, ये इसको बोलेंगे डाइजेशन। ये बड़ा वाला जो है ये है फैटी फैट है, और ये जो है लिपिड है, इस लिपिड, ये भी लिपिड कई कई इसमें छोटी छोटी यूनिट में टूट गया, इसी को मैं डाइजेशन बोल रहा हूँ। तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन द सिंपलर फूड मटेरियल। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर फूड मटेरियल देयर बाय इट्स एसिमिलेशन। फिर से, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल in the simple food material thereby its assimilation. Now we will discuss about assimilation. Assimilation मैंने बात किया हो डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन का डेफिनेशन पहले लिखते हैं। breakdown of complex food material into simpler food material there by its assimilation. Is known as digestion. Is known as digestion. जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाए और उसका एसिमिलेशन हो तो ऐसे प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल देयर बाय इट्स एसिमिलेशन। जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाए और उसका एसिमिलेशन हो। कॉम्प्लेक्स किससे टूटे? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टूट जाए किसमें? सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाए और क्या हो? और उसका एसिमिलेशन भी हो। ASSIMILATION, एसिमिलेशन भी हो। एसिमिलेशन, व्हाट इज एसिमिलेशन? जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाए और उसका एसिमिलेशन हो तो ऐसे प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज एसिमिलेशन? Assimilation, when the digested food becomes the part of our cytoplasm. When the digested food becomes the part of our cytoplasm, then such process is known as assimilation. फिर से बोलता हूँ, when the digested food becomes the part of our cytoplasm, then such a process is known as assimilation. जैसे ये कोई भोजन है, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, this is a complex food material, this is broken down into very simpler food material, digest हो गया, simpler food material convert हो गया है। complex food material is broken down into simpler food material.
इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फूड मटेरियल। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में टूट गया है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूट गया, दिस इज द सिंपल फूड मटेरियल। एंड इसको डाइजेशन नहीं बोलेंगे अकेले, इसके बगल में कोई दिस इज ए सेल, यहाँ पर कोई सेल है, और जब ये सेल के अंदर चला जाए और ये सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाए, व्हेन द डाइजेस्टेड फूड बिकम्स द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सिर्फ इसको ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने को डाइजेशन नहीं बोलते। कॉम्प्लेक्स सिंपल में बदले टूट जाए, कॉम्प्लेक्स टूट करके सिंपल में, कॉम्प्लेक्स टूट गया सिंपल में कन्वर्ट हो गया, और सिंपल भी कहां चला गया, सेल के अंदर जाकर के अब्सॉर्ब्ड बाय सेल एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जब कॉम्प्लेक्स, जब सिंपल फूड मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय सेल एंड बिकम द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ऐसे ही प्रोसेस को तो मैं एसिमिलेशन बोलता हूं, यही एसिमिलेशन है। व्हेन द कॉम्प्लेक्स, व्हेन द digested food is absorbed by the cell and becomes the part of cytoplasm, then such a process is known as assimilation। assimilation क्या है? डाइजेशन का ही एक पार्ट है assimilation। भोजन बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टूट गया सिंपल फूड मटेरियल में, डाइजेशन अभी पूरा नहीं है। डाइजेशन कब पूरा होगा? जब वो सिंपल फूड मटेरियल चला जाएगा सेल के अंदर, सेल का पार्ट बन जाएगा, मतलब एसिमिलेशन होगा, तभी वो डाइजेशन होगा। Digestion is the breakdown of complex food material into simpler food material, thereby its assimilation is known as digestion. Sorry. So digestion is the breakdown of complex food material into simpler food material, thereby its assimilation. हो गया बेटा, तो ये इतनी बात हो गई। मुझे लगा, उम्मीद है कि आपको एसिमिलेशन समझ में आ गया होगा, एसिमिलेशन होता क्या है। Now we will discuss about the digestion in human beings। Digestion in human beings. Digestion in human beings. In human beings, digestion, the process of digestion is accomplished in human beings. In humans, process of digestion is accomplished in elementary canal। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस कहां पर होता है? इन ह्यूमन बींग्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड इन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू Number 1, mouth, and buccal cavity। Number 2, esophagus। ओइसोफेगस नहीं बोलेंगे, ओ इज साइलेंट, esophagus। Third one is the stomach। Fourth one is the intestine। And fifth one is the anus। ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज ए बिग पाइप, बिग ट्यूब। Alimentary canal is divided into 5 parts, that is the mouth and buccal cavity, esophagus, stomach, intestine and anus। Alimentary canal ह्यूमन बींग्स में 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला माउथ एंड बक्कल कैविटी, दूसरा esophagus, तीसरा स्टोमक, थर्ड वन द इंटेस्टाइन एंड माउथ एंड बक्कल कैविटी, esophagus, stomach, intestine and anus। So first of all we will discuss about the mouth and buccal cavity। First of all we will discuss about the mouth and buccal cavity। डाइजेशन का पहला स्टेप कहां पर होता है? माउथ एंड बक्कल कैविटी में होता है।
What is mouth and buccal cavity? Food is taken in by the mouth. भोजन किसके द्वारा लिया जाता है? Food is taken in by the mouth. Food is taken. Food कैसे लिया जाएगा? Food को food is taken in by the mouth. Food is taken in by the mouth and masticated along with saliva. भोजन माउथ के द्वारा लिया जाता है and masticated along with saliva और masticated along with saliva. Yes, A-L-I-V-A, saliva. Masticated. Masticated. भोजन मुख में लिया जाता है और मैस्टिकेट के तब मिलाया जाता है किसके साथ में? लार के साथ में. मैस्टिकेटेड मतलब मिलाना. Masticated along with saliva. Food is taken into the mouth and masticated along with saliva. भोजन मुख में लिया जाता है और लार के साथ में अच्छे से मिलाया जाता है. Saliva consists of, saliva क्या चीज कंसिस्ट करता है? Saliva consists of water, mucus. Saliva consists of water, mucus, salivary amylase, commonly known as ptyalin. P here also P is silent. Ptyalin नहीं, ptyalin. Saliva consists of water, mucus, salivary amylase and chemical substances. वाटर पानी पाया जाता है, मुख में पानी आ जाता है बड़ी जल्दी. पानी आता है, भोजन देखते हैं, भोजन हमारे फेवरेट हमारे डिशेज मिलते हैं तो वहाँ पर वाटरी, माउथ बिकम्स वाटरी. सलाइवा, इसका मतलब सलाइवा सीक्रेट हो रहा है. सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर, म्यूकस, लसलसा पदार्थ पाया जाता है. सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जिसको मैं टायलिन बोलता हूँ. एंड केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पाया जाता है जैसे कि काली किनिन पाया जाता है. काली किनिन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस. काली किनिन, काली किनिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है. इट इज एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को किल करता है. अगर हम थोड़ा सा कल आज का भोजन कल कर लें तो वो भोजन हो सकता है मुझे नुकसान कर दे, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा सा जानबूझ के करते भी है, वो भी नुकसान नहीं करता है. माउथ में ही सलाइवा में ही कुछ एंटीबायोटिक पाता है, वो उसको मार देता है, जम्स को मार देते हैं. एंटीबायोटिक इन नेचर. तो कुछ इसके अंदर सलाइवा इज स्लाइटली एंटीबायोटिक इन नेचर. तो माउथ सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर, म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज एंड केमिकल सब्सटेंसेस. सलाइवरी एमाइलेज के बारे में बात करेंगे. सलाइवरी एमाइलेज कौन सा काम करेगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को को ये कन्वर्ट कर देता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट करता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में. कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर. कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर. कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट कर देता है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है. क्या? सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टायलिन. PTYLIN, टायलिन. हियर P साइलेंट, टायलिन. तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहला
सलाइवा के बारे में। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, माउथ के अंदर सलाइवा छोड़ा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ते हैं। माउथ के अंदर लाल ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियां लाल छोड़ती हैं। माउथ कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर, म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज एंड एंजाइम एंड few chemical and chemical substances in traces. वाटर म्यूकस जो है ललसा कर देगा, भोजन को ललसा बना देगा। और ये जो है वाटर उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा और ये इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है या इसको बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। तो ये सलाइवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को या कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ हमारे भोजन में पाया जाता है? बैलेंस डाइट में बताया हूँ, 4 भाग या 3 भाग क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भोजन का 4 भाग या 3 भाग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट ही हमारे भोजन में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसका डाइजेशन माउथ से ही चालू हो जाता है। जो चीज़ माउथ में डाइजेस्ट हो जाए या पार्शियली या फुल्ली डाइजेस्ट हो जाए उसी को मैं बोलूँगा कार्बोहाइड्रेट। कुछ चीज़ें जो है माउथ में फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे चीनी है, अगर शुगर है, शुगर को आप ले लेंगे तो माउथ में ही आपके फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। कि हाँ, जो चीज़ माउथ में फुली डाइजेस्ट हो जाए दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। आलू है, आलू को अगर आप मुंह में थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए तो शायद वो भी डाइजेस्ट हो जाए। या चावल है, पका हुआ चावल, उसको भी थोड़ा सा मेहनत माउथ में कर दीजिए, शायद वो फुली डाइजेस्ट हो जाए। तो जो कुछ और एनी सब्सटेंसेस that is fully digested in the mouth or partially digested in the mouth is known as carbohydrate। वही that is the carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ये है, ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कहाँ पर? माउथ में कन्वर्ट होगा। now we will discuss about this partially digested food is parked in the esophagus। Now this partially digested food is parked in the esophagus। Esophagus is a tubular structure, it do not digest anything। इसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है। इट जस्ट पासेस द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ये फूड को पास कर देता है। कहाँ से? ये फूड को माउथ से पास कर देता है, स्टोमक में पास कर देता है, माउथ से स्टोमक में पास कर देता है। Now in the next class we will discuss about the digestion in the stomach। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइजेशन इन स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।